पहला प्रश्न है इतिहास से कि पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो पालखेड़ा का युद्ध हुआ था 7 मार्च 1728 ईस्वी को। ठीक है, पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 7 मार्च 1728 ईस्वी को। पालखेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पालखेड़ा का युद्ध हुआ था बाजीराव प्रथम एवं निजाम उल मुल्क के बीच। ठीक है, निजाम उल मुल्क को हम हैदराबाद के निजाम के भी नाम से जानते हैं। और पालखेड़ा का युद्ध में कौन सफल हुआ था? बाजीराव प्रथम सफल हुआ था। ठीक है, यानी विजय हुआ था कौन? बाजीराव प्रथम ने। फिर अगला प्रश्न है मुंगी शिवगांव की संधि किसके बीच हुआ था? तो मुंगी शिवगांव की संधि हुआ था बाजीराव प्रथम एवं निजाम उल मुल्क। ठीक है, जिसको हैदराबाद का निजाम भी के भी नाम से जानते हैं या फिर सिर्फ निजाम भी कहते हैं। मुंगी शिवगांव की संधि किसके बीच हुआ था? बाजीराव प्रथम एवं हैदराबाद के निजाम के बीच। फिर अगला प्रश्न है मुंगी शिवगांव की संधि कब हुआ था? तो मुंगी शिवगांव की संधि हुआ था 7 मार्च 1728 ईस्वी में। या फिर कहें कि मुंगी शिवगांव की संधि कब हुआ था? तो 7 मार्च 1728 ईस्वी को। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम। ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम था। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर अगला है कि 29 मार्च 1737 ईस्वी को बाजीराव प्रथम के आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था? तो दिल्ली के मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। प्रश्न ऐसे पढ़ें कि दिल्ली बाजीराव प्रथम के आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह था। 29 मार्च 1737 ईस्वी को बाजीराव प्रथम के आक्रमण के समय बाजीराव प्रथम जब आक्रमण किया था दिल्ली पर, तो दिल्ली का मुगल बादशाह या मुगल शासक कौन था? तो था मोहम्मद शाह था। ठीक है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। और कब किया था? 29 मार्च 1737 ईस्वी को। यहाँ पर देखिए लिखा है कि बाजीराव ने दिल्ली पर धावा कब बोला था? तो 29 मार्च 1737 ईस्वी को। नोट में लिखा कि बाजीराव ने दिल्ली पर धावा कब बोला था। ये एक प्रश्न है कि बाजीराव ने दिल्ली पर धावा कब बोला था? तो 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला था या फिर आक्रमण किया था। ठीक है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुआ था? तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुआ था 1740 ईस्वी में। ठीक है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुआ था? 1740 ईस्वी को। फिर अगला प्रश्न है कि बाजीराव प्रथम के मृत्यु के बाद दिल्ली का पेशवा कौन बना था? तो बाजीराव प्रथम के मृत्यु के बाद दिल्ली का जो पेशवा बना था वो बालाजी बाजीराव बना था। और ये कब बना था? 1740 ईस्वी में। बाजीराव प्रथम के मृत्यु के बाद दिल्ली का पेशवा कौन बना था? तो बाजीराव प्रथम के मृत्यु के बाद दिल्ली का जो पेशवा बना था वो बालाजी बाजीराव बना था। और उस समय पेशवा का पद जो कि एक प्रधानमंत्री का पद होता था, काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता था। ठीक है, 1740 ईस्वी सब में। ठीक है, नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता था? तो नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता था? बालाजी बाजीराव को। या नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को, है ना। आगे देखिए, आगे कहता है संगोला एवं संगोली दोनों अलग अलग हैं, यानी कि दोनों संधि अलग हैं। ठीक है, संगोला संधि अलग है और संगोली का संधि अलग है, ये दोनों अलग हैं। इसको दोनों को एक साथ समझने की प्रयास नहीं कीजिएगा। संगोला अलग है एवं संगोली अलग है, इसीलिए लिखा हो गया है कि संगोला एवं संगोली दोनों अलग हैं, मतलब कि दोनों अलग अलग संधि है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न देखिए कि संगोला की संधि कब हुआ था? तो संगोला की संधि हुआ था 1750 ईस्वी में। ठीक है, ये संगोला तो संगोला की संधि कब हुआ था? तो 1750 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न कहता है कि 1750 संगोला की संधि किसके बीच हुआ था? तो संगोला का संधि किसके बीच हुआ था 1750 ईस्वी में? राजा राम द्वितीय एवं पेशवा के बीच। ठीक है, आगे देखिए कहता है लिखा हुआ ब्रैकेट में, इस संधि के तहत सारे अधिकार पेशवा के हाथों में चला गया, है ना। जब संगोला की संधि हुआ था राजा राम द्वितीय एवं पेशवा के बीच 1750 ईस्वी में, जब संगोला की संधि हुआ था
तो उसी संधि के अंतर्गत यानी उसी संधि के तहत सारे अधिकार जो है वो पेशवा के हाथों से चला गया यानी कि निकल गया। ठीक है, अब अधिकार जो सारे अधिकार जो चल गया यानी सारे शक्ति जो चल गया किसके पास चला गया? राजा राम द्वितीय के पास। और कौन सी संधि के बाद चला गया? ये संगोला की संधि के बाद चला गया। ठीक है, कहने के मतलब कि 1750 संगोला की संधि किसके बीच हुआ था? तो राजा राम द्वितीय एवं पेशवा के बीच हुआ था। ठीक है, पेशवा के बीच। अगला प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य का सर्वोच्च पद कौन सा था? तो मराठा साम्राज्य का सर्वोच्च पद था पेशवा। ठीक है, मराठा साम्राज्य का सर्वोच्च पद कौन सा था? पेशवा था, जो कि एक प्रधानमंत्री पद था। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन था? शिवाजी महाराज। ठीक है, शिवाजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन था? शिवाजी था। और मराठा साम्राज्य में सर्वोच्च पद यानी सबसे ऊंचा पद कौन सा था उस समय का? पेशवा, यानी उस समय को प्रधानमंत्री कहा जाता था, पेशवा पद को। मराठा साम्राज्य के समय मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री के रूप में किसे जाना जाता था? तो उसे जाना जाता था पेशवा को। अभी बताया मैंने कि पेशवा एक महत्वपूर्ण पद होता था, यानी प्रधानमंत्री के रूप में होता था या एक मंत्री परिषद के रूप में होता था, यानी कि कहने का मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण पद होता था, उसी को पेशवा कहा जाता था मराठा साम्राज्य में। ठीक है, फिर आगे देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि मार्च 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि किसके बीच हुआ था? तो मार्च 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और गोरखा के बीच हुआ था। एक बात इसमें और, सुगौली के संधि के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, सुगौली की संधि जब 1816 ईस्वी में हुआ था तो उसमें भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना। इसे वारेन हेस्टिंग्स नहीं समझिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि झलकी की संधि कब हुआ था? तो झलकी की संधि कब हुआ था? 1752 ईस्वी में। झलकी की संधि कब हुआ था? 1752 ईस्वी में, है ना। किस संधि के तहत बरार का आधा भाग निजाम को दे दिया गया था? तो किस संधि के तहत बरार का आधा भाग निजाम को दे दिया गया था, यानी हैदराबाद के निजाम को दे दिया गया था? तो झलकी के संधि के अंतर्गत बरार का आधा भाग निजाम को दे दिया गया था। ठीक है, यानी हैदराबाद के निजाम को दे दिया गया था। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि झलकी की संधि किसके बीच हुआ था? तो झलकी की संधि हुआ था हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच। झलकी की संधि किसके बीच हुआ था? हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच। हैदराबाद के निजाम को हम निजाम उल मुल्क भी कहते हैं या फिर सिर्फ निजाम भी कहते हैं। निजाम का मतलब समझना हैदराबाद का निजाम, है ना। झलकी की संधि किसके बीच हुआ था? हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव। निजाम के मतलब हैदराबाद के निजाम का मतलब है हैदराबाद का शासक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस मराठा शासक के समय पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था? तो जिसमें पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, उस समय मराठा शासक जो था वो बालाजी बाजीराव था। ठीक है, यानी बालाजी बाजीराव के बीच में ही बालाजी बाजीराव के समय में 1761 ईस्वी में तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, नोट में देखिए, नोट में कहता है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट में कहता है कि इस युद्ध में मराठा की हार हुई जिसके कारण बस बालाजी की मृत्यु हो गई, यानी कि बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में मराठा की हार हो गई, यानी कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा की हार हो गई। और इस युद्ध को हार का सहन नहीं करने के कारण बालाजी बाजीराव की क्या हो गया? मृत्यु हो गया था। ठीक है, बालाजी बाजीराव का मृत्यु हो गया। किस लिए हो गया? तो तृतीय युद्ध में 1761 ईस्वी में तृतीय युद्ध में हार के कारण बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गया था। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच। ठीक है,
पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच हुआ था और ये युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में, है ना। आगे प्रश्न देखिए पहला। फिर अगला प्रश्न कहता है कि माधव राव नारायण प्रथम पेशवा कब बना था? तो माधव राव नारायण प्रथम पेशवा बना था 1761 ईस्वी में, है ना। कब बना था? 1761 ईस्वी में। एक गवर्नर जनरल से कुछ प्रश्न है। कहता है कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना, यहाँ पर प्रांतों में द्वैत शासन लिखा गया है, ठीक है। तो प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किया गया था। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था? तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने किया था। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसने किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। देखिए, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किया था लॉर्ड क्लाइव ने, लेकिन बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसने किया था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि द्वैत शासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो द्वैत शासन का सिद्धांत दिया था लियोनेल कर्टियस, ठीक है। भारत में स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो भारत में स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, ठीक है। फिर है बंगाल विभाजन का जनक कौन था? तो बंगाल विभाजन का जनक था लॉर्ड कर्जन, ठीक है। बंगाल विभाजन का जनक कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। और बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है। बंगाल विभाजन किसने रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। फिर अगला प्रश्न है भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात जनक कौन है? या फिर कहें कि भारत में सिविल सेवा सूत्रपात का जनक कौन है? तो भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात का जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न हो गया भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात कौन है, या फिर भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक कौन है? तो भारत में स्थायी स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक कौन है? तो यह आपका लॉर्ड रिपन है ना। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? तो सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और अगला प्रश्न देखिए, एक बात इसमें और, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था, ठीक है। और सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत किया था। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का जो प्रथम शासक था वो था हैदराबाद का निजाम, ठीक है। या निजाम उल मुल्क कहें या फिर हैदराबाद का निजाम कहें। फिर अगला प्रश्न है कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर रोक लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, है ना। सती प्रथा पर रोक किसने लगाया था? कौन सा गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर रोक लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। फिर अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, आप पर लिख लीजिए भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन, ठीक है। कौन था? लॉर्ड डफरिन जो था वो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। राज हड़प नीति का जनक कौन है? तो राज हड़प नीति का जनक था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। राज हड़प नीति का जनक कौन सा गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड डलहौजी था। फिर अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड बारेन हेस्टिंग के शासनकाल में, लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। लॉर्ड बारेन हेस्टिंग के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, इसलिए इसे काफ़ी बढ़िया से ध्यान रखिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है
ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये, और दोनों जो हुआ था लॉर्ड बारन हेस्टिंग के ही शासनकाल में हुआ था, ठीक है। इसलिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड बारन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए कि भारत में पहली बार जनगणना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कराई गई थी या कराया गया था? तो भारत में पहली बार जनगणना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कराया गया था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और कब कराया गया था? 1872 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कराया गया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और कब कराया गया था? 1872 ईस्वी में, है ना। फिर अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कराया गया था? तो भारत में पहली बार नियमित जनगणना जो कराया गया था वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना कराया गया था। और कब कराया गया था? 1881 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कराया गया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराया गया था और 1881 ईस्वी में कराया गया था, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के समय में पहली बार भारत में जनगणना किस वर्ष कराया गया था? आप आ गया अंग्रेज के समय में, ये तो गवर्नर जनरल था। तो अब अंग्रेज के देख लीजिए, तो अंग्रेजों के समय में पहली बार भारत में जनगणना जो आपका कराया गया था 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और गवर्नर जनरल कौन था? मेयो था। कोई ना कोई तो गवर्नर जनरल रहेगा ही। तभी तो 1872 ईस्वी में पहली बार अंग्रेजों के समय में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में जनगणना कराया गया था, ठीक है। कहने का मतलब अंग्रेजों के समय में पहली बार भारत में जनगणना कब कराया गया था? तो 1872 ईस्वी में। और कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में कराया गया था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराया गया था, है ना। फिर अगला प्रश्न देखिए कि भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना अभी पढ़े कब किया गया था? 1881 ईस्वी में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन, यानी कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराया गया था। अभी पढ़े हैं इसको, इस दोनों प्रश्न को पढ़े हैं। फिर अगला प्रश्न है कि भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? तो भारत का अभी पढ़े थे कि भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपको 1881 ईस्वी में। भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपको 1881 ईस्वी में चलाया गया था। फिर प्रश्न अगला कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 ईस्वी में की गई। सिर्फ आर्थिक यानी इकोनॉमिक्स रिलेटेड भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो 1977 ईस्वी में। यानी कि आर्थिक के रूप में क्या चीज़ हमारे देश में कमी है या क्या चीज़ पूर्ति है, किस चीज़ की कमी है इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से, ठीक है। तो उसकी जनगणना भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कराई गई थी। कब कराई गई थी? 1900 यानी गरीबी क्या है, कैसा है भारत में हमारे गरीबी अमीरी, ठीक है, आर्थिक कंडीशन कैसा है हमारे भारत में। तो उसके लिए भारत में पहली बार जनगणना जो कराया गया था, कब कराया गया था? 1977 ईस्वी में, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1782 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1782 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपका सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, सालबाई के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के गवर्नर जनरल के शासनकाल में संपन्न हुआ था। कहने का मतलब कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल, देखिए यहाँ पर के नहीं होगा, किस होगा, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में संपन्न हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड बारन हेस्टिंग के शासनकाल में संपन्न हुआ था। इसको पीछे पढ़े भी हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड बारन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, जिसको हम पहले पढ़ भी लिए हैं। तो यही लिखा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध
किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में संपन्न हुआ था? तो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड बारन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। फिर है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 ईस्वी में। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था आपका 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि किस संधि के अंतर्गत द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था? तो किस संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था? तो देवगाम की संधि के अंतर्गत या फिर देवगांव की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था, या फिर कहें कि देवगांव की संधि जो है वह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है कहें कि देवगांव की संधि के अंतर्गत या देवगांव की संधि के तहत समाप्त हो गया था। ठीक है, देवगांव की संधि है ना, देवगांव की संधि के अंतर्गत द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपका समाप्त हो गया था। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न हुआ था? ये तो समाप्त हो गया था देवगांव की संधि के द्वारा, लेकिन कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में संपन्न हुआ था, यानी शुरू हुआ था? तो लॉर्ड मार्किव्स हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड मार्किव्स हेस्टिंग के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो वो आपका संपन्न हुआ था, यानी शुरू हुआ था। फिर अगला प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था नवंबर 1817 से फरवरी 1819 के बीच। ठीक है, कहीं कहीं देखिए लिखा भी कि कहीं कहीं 1817 से 1818 भी देता है, लेकिन रियल रूप में आपका 1817 से नवंबर 1817 से फरवरी 1819, यहाँ पर देखिए फरवरी लिखा हुआ है, फरवरी 1819। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में नवंबर, यहाँ शॉर्ट में फरवरी लिखा हुआ है, यानी कि नवंबर 1817 से नवंबर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब संपन्न हुआ था? तो नवंबर 1817 से फरवरी 1819 ईस्वी के बीच में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि किस संधि द्वारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था? तो किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था? तो आपका मंदसौर की संधि के अंतर्गत तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। और फिर कहें कि मंदसौर की संधि के या फिर कहें कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध मंदसौर की संधि के तहत समाप्त हो गया था, है ना। फिर अगला प्रश्न देखिए कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल जो था आपका कौन था? बारन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल जो था वो कौन? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? बारन हेस्टिंग्स था। कौन था गवर्नर जनरल? बारन हेस्टिंग्स, है ना। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि अंग्रेजों ने पहली बार भारत में चुनाव कब कराया था? तो अंग्रेजों ने भारत में पहली बार चुनाव कब कराया था? 1937 ईस्वी में। अंग्रेजों ने भारत में पहली बार चुनाव कब कराया था? तो 1937 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में पहली बार चुनाव कराया था, है ना। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली द्वारा प्रस्तावित संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। प्रस्तावित संधि यानी कि सहायक संधि। ठीक है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया भी है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। ठीक है, उसी को यहाँ लिखा गया है कि 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली द्वारा प्रस्तावित संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो कौन था? हैदराबाद का निजाम था, या फिर कहें निजाम उल मुल्क कहें, या फिर निजाम कहें, या फिर हैदराबाद के निजाम कहें। ठीक है, हैदराबाद का निजाम ही जो था वो आपको प्रस्तावित संधि को पहली बार स्वीकार किया था, या फिर कहें सहायक संधि को स्वीकार किया था। फिर अगला प्रश्न है कि रैयतबाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो रैयतबाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? टॉमस मुनरो ने, जो कहीं कहीं थॉमस मुनरो भी लिखता है। ठीक है, तो रैयतबाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? थॉमस मुनरो ने या टॉमस मुनरो ने। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता कब हासिल किया था? यानी कि अंग्रेजों ने भारत में
पूर्ण रूप से राजनीतिक सत्ता कब हासिल किया था? तो 1 नवंबर, यहाँ देखिए 1 नवंबर 1858 ईस्वी को अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता को यानी राजनीतिक शासन को उसने हासिल कर लिया था। ठीक है, राजनीतिक शासन जो अब देश को कैसे चलाना है, जैसे हमारा अभी वर्तमान समय जैसे कि हमारे देश में शासन कौन चलाते हैं, राजनीतिक शासन या फिर शासन कौन चलाते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। उसी तरह से भारत में अंग्रेजों ने जब आक्रमण किया था भारत पर, तो ये पूर्ण रूप से कब हासिल, राजनीतिक सत्ता कब हासिल कर लिया था? राजनीतिक सत्ता यानी कि शासन कब हासिल कर लिया था? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को अंग्रेजों ने भारत पर पूर्ण रूप से राजनीतिक सत्ता को हासिल कर लिया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। ठीक है, फिर देखिए क्रिप्स मिशन, ये देखिए क्रिप्स इंग्लिश में लिखा हुआ, क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? ठीक है, हुआ या फिर हुआ था। ठीक है, भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन गवर्नर जनरल लॉर्ड बेवले के शासनकाल में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। यानी क्रिप्स मिशन जो आया था भारत, क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेवले था, लॉर्ड बेवल या लॉर्ड बेवले। कहने का मतलब है क्रिप्स मिशन, कहने का मतलब है कि क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड बेवल था। या फिर प्रश्न के अनुसार ही कहें कि क्रिप या फिर प्रश्न कहें कि क्रिप्स मिशन भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड बेवल के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेवल। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के सदस्य कौन कौन थे? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के सदस्य कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेटफोर्ड, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि पूछता है कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के सदस्य कौन कौन थे? तो ये 3 थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेटफोर्ड एवं एबी अलेक्जेंडर थे। लेकिन प्रश्न ये भी पूछना है कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य हैं? 1, 2 और 1, 3। यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। ठीक है, कौन कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेटफोर्ड एवं एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 में 3 सदस्य थे। लिखा भी गया आपका नोट में जो लिखा रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, कहीं भी रहता है तो नोट में लिखा रहता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो कैबिनेट मिशन 1946 में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछता है कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, क्योंकि 3 गो है, 1, 2, 3, 3 ही सदस्य है, तो 3 ही गो होगा। कै गो होगा? 3 ही सदस्य होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। ठीक है, संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946, है ना। फिर अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति थे आपके वुडरो विल्सन। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन थे, है ना, वुडरो विल्सन। फिर अगला प्रश्न देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति थे क्लीमेंसु, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे? क्लीमेंसु थे, है ना, क्लीमेंसु। अगला प्रश्न देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध के समय इटली का प्रधानमंत्री कौन था? यहाँ पर विश्व युद्ध लिखाएगा, युद्ध लिख लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय इटली के प्रधानमंत्री कौन थे या फिर कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय इटली का प्रधानमंत्री था ओरलैंडो। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय इटली के प्रधानमंत्री कौन थे? ओरलैंडो थे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ भी लिखा गया,
यहाँ पर युद्ध लिख लीजिएगा। प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉयड जॉर्ज थे। लॉयड जॉर्ज प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉयड जॉर्ज थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल या विंस्टन चर्चिल। अब देखिए अगला प्रश्न कि 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पार्मस्टेन थे। ठीक है, पार्मस्टेन या पार्मस्टन। ठीक है, पार्मस्टेन या पार्मस्टन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1857 के क्रांति के समय? तो पार्मस्टन था। ठीक है, 1947 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1947 के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? क्लेमेंट इटली थे। ठीक है, क्लेमेंट इटली। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट इटली। क्लेमेंट इटली ने ही भारत को आज़ादी दिया था। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि भारत की आज़ादी के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट इटली थे, क्योंकि जो आज़ादी दिया था वही तो प्रधानमंत्री होगा। तो उस समय 1947 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली था। तो क्लेमेंट इटली के समय में ही भारत आज़ाद हुआ था। तो भारत को आज़ादी किसने दिया? क्लेमेंट इटली ने दिया था। ठीक है, तो प्रश्न बना कि भारत की आज़ादी के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? क्लेमेंट इटली थे। कि चीन एवं वियतनाम युद्ध कब हुआ था? तो चीन एवं वियतनाम युद्ध हुआ था 17 फरवरी 1979 ईस्वी से 16 मार्च 1979 ईस्वी तक। ठीक है, चीन एवं वियतनाम युद्ध कब हुआ था? 17 फरवरी 1979 ईस्वी से 16 मार्च 1979 ईस्वी तक। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच हुआ था, लेकिन साल कौन था? 1979 ही था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मतलब कहने का मतलब कि लड़ाई हुआ था 1 महीना हुआ था, 17 फरवरी से 16 मार्च तक 1 ही महीना हुआ था। चीन एवं वियतनाम के बीच युद्ध कब हुआ था? 17 फरवरी 1979 से 16 मार्च 1979 तक। फिर अगला प्रश्न है कि वियतनाम और अमेरिका के बीच युद्ध कब हुआ था? ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए युद्ध कब हुआ था। चीन एवं वियतनाम और अमेरिका के बीच युद्ध कब हुआ था? यहाँ पर युद्ध लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए युद्ध कब हुआ था। वियतनाम और अमेरिका के बीच युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? दिसंबर 1956 से अप्रैल 1975 तक हुआ था, या फिर कहें कि दिसंबर 1956 से अप्रैल 1975 तक हुआ था। फिर 75 वियतनाम और अमेरिका के बीच युद्ध कब हुआ था? दिसंबर 1956 से अप्रैल 1975 के बीच हुआ था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए कि कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? देखा लिए, जो होगा देखा जाएगा बाद में। इसको इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हुआ। इसको प्रश्न को अगले प्रश्न को बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हुआ आपका।